अब दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो आंसर है ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। सपोज करिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर बना हुआ है ये u वेक्टर, ठीक है, और इसके कंपोनेंट हैं a1, a2, a3 ऐसे एंड सो ऑन, कहाँ तक हैं? an तक, ठीक है। और कोई एक वेक्टर है, सपोज करो v वेक्टर, जो कि है b1, b2, b3, कहाँ तक? bn तक, ओके, ऐसे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं जो कि सेम ऑर्डर में हैं, कौन कौन से वेक्टर? देखो, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये दोनों सेम ऑर्डर में क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये जहां एंड हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो गया, तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम ऑर्डर में हैं। जबकि ये जो v वेक्टर है वो इन दोनों के सेम ऑर्डर में क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर b वेक्टर एंड हुआ था, वहीं से ये v वेक्टर शुरू नहीं हुआ है, वहां पर तो आकर ये एंड हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में। तो ट्राइंगल का जो लॉ है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ ये कहता है कि जो दो वेक्टर हैं जो कि सेम ऑर्डर में हैं, है ना, कौन कौन से थे? u और ab, ये दो वेक्टर, ठीक है, u वेक्टर और ab वेक्टर, है ना, इन दोनों का सम को दिखाएगा ये तीसरा वेक्टर जो कि अपोजिट ऑर्डर में है। समझ आ गई बात आपको? ये जो दो ऑर्डर, जो ये जो वेक्टर है, एक u वेक्टर और एक ये जो ab वेक्टर है, इन दोनों का जो सम है ना, वो किसके इक्वल होगा? v वेक्टर के, या मैं ये कहूं जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो अदर टू वेक्टर के सम के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब यहां से ab की अगर हम वैल्यू ab वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो आंसर v वेक्टर माइनस u वेक्टर के, सही बात है। ab किसके इक्वल होगा? ये u इधर आ गया तो माइनस में आ गया। अब ab वेक्टर आप कैसे निकाल रहे हो? v वेक्टर माइनस u वेक्टर करके। अब ये हमारा v वेक्टर और ये हमारा u वेक्टर है, तो v में से u वेक्टर कैसे माइनस करोगे? तो आंसर है b1 माइनस a1, ऐसी तो होगा, b1 माइनस a1, कॉमा फिर b2 माइनस a2, b2 माइनस a2, ठीक है। फिर क्या आएगा? b3 माइनस a3, b3 माइनस a3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? bn माइनस an तक। ये रहा होगा वो वेक्टर ab वेक्टर। और ab वेक्टर जो है वो बेसिकली क्या है? लेंथ, डिस्टेंस है किसके बीच की? a वेक्टर, u वेक्टर और v वेक्टर के बीच की डिस्टेंस को दिखाने का काम कर रहा है। तो इस डिस्टेंस की लेंथ कितनी रही होगी? बेसिकली ये डिस्टेंस रही कितनी होगी? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जो ab लेंथ है वो कैसे निकालोगे? तो आंसर है ab जो है उसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो इसके जो कॉम्पोनेंट हैं, है ना, कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं? जैसे कि ये कॉम्पोनेंट है b1 माइनस a1, इसका क्या करना होगा? स्क्वायर फिर प्लस, इसका भी क्या करना होगा? स्क्वायर और फिर प्लस, फिर इसका क्या करना होगा? स्क्वायर फिर प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक करेंगे ऐसे? bn माइनस an के स्क्वायर तक, ठीक है, इस तरह से कराओगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी? दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, या मैं कहूँ दो वेक्टर के बीच की लेंथ निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला बना? अगर कोई दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक यू वेक्टर है u वेक्टर जिसके कंपोनेंट हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन an तक, और दूसरा वेक्टर है v वेक्टर जिसके कंपोनेंट हैं b1, b2, b3 एंड सो ऑन, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी u और v के बीच की डिस्टेंस होगी वो कैसे निकाली जाएगी? तो मैंने आपको यहाँ निकाल कर दिखाया b1 माइनस a1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो चाहे b1 माइनस a1 लिखो या a1 माइनस b1 लिखो, वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर b1 माइनस a1 लिखा है तो आप चाहो तो इसे a1 माइनस b1 भी लिख सकते हो, उसका दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 5 का स्क्वायर का आंसर और 5 माइनस 4 का स्क्वायर का आंसर हमेशा सेम होता है। 4 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1।
है ना। तो इसलिए b1 माइनस a1 लिखें या a1 माइनस b1 लिखें, वो एक ही बात है। तो हमने इसके अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या कहा कि u और v के बीच की डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आप स्क्वायर रूट लगाओ और a1 माइनस b1 का स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से कराते जाओ। इस तरह से आप किसी भी दो गिवन वेक्टर के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं u और v जिनके कंपोनेंट ये और ये हैं, तो आप बेसिकली एक वेक्टर बनाकर इसको समझ सकते हो कि ट्रायंगल लॉ के वेक्टर एडिशन वाले जो लॉ है उससे आप जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा? हमने कहा ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों वेक्टर का सम यानी कि u वेक्टर और a b वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा? v वेक्टर के। ये लॉ है। जो अपोजिट ऑर्डर में होता है ना, वो रिजल्टेंट का काम करता है। तो यहाँ से जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? v माइनस यू के। और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे कराते हैं? तो आंसर है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके। अब ये बन गया। अब हमने कहा कि ये लेंथ कैसे निकलेगी इस वेक्टर की, तो हमने कहा लेंथ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अंडर रूट लगाओ और उनके जितने भी कॉम्पोनेंट है उनका स्क्वायर करते जाओ। तो इस तरह से ये डिस्टेंस निकल कर आ गई। हालांकि ये जो डेरिवेशन है ये केवल समझ लो, आपके कोई ऐसे काम नहीं आने वाला है कि, क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते जाओगे तो एक पूरा डेरिवेशन बन के तैयार हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लेंथ का फॉर्मूला यूज किया, कुछ ऐसा नया यूज नहीं किया, बस आपको लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। अब मान लो आपके पास कोई दो वेक्टर हैं u और v वेक्टर और आपको उनकी डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है डिस्टेंस बिटवीन u एंड v वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो आंसर है a1 माइनस b1, ठीक है, का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से बन जाएगा ये। ओके, ये समझ आया कैसे किया हमने? ये हमारे लिए क्या है? a1 a2 a3, और ये हमारे लिए क्या है? b1 b2 b3, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या है? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर और a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a3 माइनस b3 का होल स्क्वायर, और उस पर क्या लगाना है? रूट लगा देना है, ठीक है। समझ आ गई बात? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? यहाँ पर 1 माइनस 2 कराओगे तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा? प्लस का 4 माइनस 2 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कितना बनेगा? √9, और √9 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो इतनी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आप डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीख गए। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर? तो हमने कहा कि अगर दो वेक्टर हैं u और v, उनका कंपोनेंट हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड सो ऑन, तो उनकी बीच की जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, है ना, और a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट करोगे, डिस्टेंस निकल जाएगी दो वेक्टर के बीच की। अब अगर मान लो आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो मान लो ये कोई वेक्टर है u वेक्टर और ये कोई वेक्टर है v वेक्टर, और इनके बीच का आपको एंगल, सपोज करो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो आंसर है, वो एंगल निकालने का तरीका ये है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं u और v, कोई नॉन जीरो वेक्टर हैं जो कि n स्पेस में है, तो cos थीटा इक्वल होगा किसके? उन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के, और अपॉन में क्या आएगा? उन दोनों वेक्टर की लेंथ, ठीक है। इस तरह से आप वहां पर एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं और इनके लिए हमें एंगल कैलकुलेट करना है, तो वो cos थीटा कैसे निकालोगे? तो आंसर है cos थीटा इक्वल होगा उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के, u डॉट v, और अपॉन में क्या आएंगी? इनकी लेंथ आएंगी, ठीक है, u की लेंथ एंड v की लेंथ। तो पहले तो आप u डॉट v करवाओ। अब उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ कैसे कराते हैं? तो आंसर है, इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बस उनका आपको मल्टीप्लाई कराना है। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करवाना है, प्लस -2 का मल्टीप्लाई 4 से करवाना है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराना है,
ठीक है। और अपॉन में क्या, अपॉन में u की लेंथ और v की लेंथ। अब u की लेंथ बताओ कैसे निकालोगे, तो आंसर है u की लेंथ निकालने का तरीका होगा कि जो इसके स्केलर कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर कराओ, ठीक है, उनको ऐड करा दो और उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर करके स्केलर कंपोनेंट का ऐड करा दो और स्क्वायर रूट निकाल दो, ये निकल के आ जाएगी u की लेंथ। इसी तरह से इसके मल्टीप्लाई में चल रही होगी v की लेंथ। ओके, v की लेंथ भी निकाल दीजिए। v की लेंथ कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये इस तरह से। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, तो ये कितना बनेगा 2, दिस इज -8 एंड दिस इज 15। और इसको सॉल्व करिए तो ये बनेगा रूट, ये कितना आएगा 9 + 4 13 + 1 रूट 14, ठीक है, ये बन जाएगा। और मल्टीप्लाई में चल रहा होगा ये क्वांटिटी, ये बताइए कितना आएगा, सॉल्व करिए इसको। तो ये बनेगा 4 + 16 20 + 25 रूट 45, ठीक है। और इसको 4 आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो ये कितना बनेगा -6, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 9, ठीक है, -6 + 9, तो 9 अपॉन में ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पर लिख दीजिए, रूट 14 मल्टीप्लाई बाय रूट 45, ठीक है। ये यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, cos थीटा की। इस तरह से आप एंगल कैलकुलेट करोगे। चाहो तो इसको थोड़ा सा फर्दर और भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 45 को आप 3√5 लिख सकते हो, है ना, 3 से ऊपर वाला पार्ट कैंसिल कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, जैसे कि 9 और यहाँ पर जैसे रूट 14 ऐसे ही, ठीक है। रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√5, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो कितना, 3 अपॉन में, अब इन दोनों रूट 5 बचा हुआ है, रूट 14 बचा हुआ है, इनका भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट 70। तो बेसिकली हमारे पास जो cos थीटा का आंसर आएगा वो कितना बना, 3 अपॉन रूट 70। अब अगर मान लो आप एंगल की बात करो पर्टिकुलरली कि एंगल कितना रहा होगा, cos थीटा नहीं सिर्फ थीटा कितना रहा होगा, तो आप इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हो, cos इनवर्स 3 अपॉन रूट 70, इतना एंगल रहा होगा उन दोनों वेक्टर के बीच में, ये, ठीक है, निकाल लोगे। तो दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस आपने निकालना सीख ली, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी आपने निकालना देख लिया। कैसे निकालते हैं, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं और उनको डिवाइड कराते हैं किससे, उन दोनों वेक्टर की लेंथ से। तो क्या निकल कर आ जाता है, एंगल निकल कर आ जाता है उन दोनों वेक्टर के बीच का। तो आपने एंगल का फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन ये जो एंगल का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू u.v अपॉन u लेंथ इंटू v लेंथ, ये जो फॉर्मूला है क्या ये वेल डिफाइंड फॉर्मूला है, हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट थे उन सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि जो cos थीटा है वो इक्वल होता होगा किसके, u.v अपॉन u की लेंथ मल्टीप्लाई बाय v की लेंथ, ठीक है, ऐसे ही लिखा है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, हमें कैसे पता चला कि ये जो क्वांटिटी है वो cos थीटा के इक्वल होगी, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, आज की क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी, क्या कि हमने स्वार्ट्ज थ्योरम पढ़ी है। स्वार्ट्ज थ्योरम क्या कहती है, स्वार्ट्ज थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो u.v होता है ना, वो लेस होता है या इक्वल होता है किससे, तो आंसर है u की लेंथ मल्टीप्लाई बाय v की लेंथ, ठीक है। ये रिजल्ट हमने पढ़ा है स्वार्ट्ज थ्योरम में। अब जो स्वार्ट्ज थ्योरम का ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को थोड़ा सा और इंटरप्रेट करने की कोशिश करो और थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो मैं इस क्वांटिटी को इसके नीचे लाकर लिख देता हूँ u.v, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा u की लेंथ मल्टीप्लाई बाय v की लेंथ और लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, मैंने सिंपली क्या किया, इसको उठाकर इसके नीचे लिख दिया, यहाँ पर क्या बचा 1। अच्छा, दूसरी साइड अगर मुझे इसकी इनइक्वालिटी को लिखना हो तो इनइक्वालिटी में इस साइड में क्या लिख सकता हूँ, तो आंसर है आप इधर -1 लिख सकते हो। कैसे, तो देखो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे u.v के आंसर है ना, वो आंसर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और u.v का आंसर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है या ना,
कोई भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक वेक्टर है -2 एंड -1, ऐसा दो वेक्टर हैं ये। अब इनका अगर हमें u और v का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आंसर u डॉट v का डॉट प्रोडक्ट होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, करेक्ट, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज -2, दिस इज -2, आंसर इज -4। तो u डॉट v का आंसर कैसा आ गया? -4 आ गया, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और भी पढ़ी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक चीज़ और हमने पढ़ी है कि ये जो u डॉट v का आंसर होता है ये u की लेंथ और v की लेंथ के कैसा होगा? ऑलवेज लेस होगा। तो आप एक बात सोचो कि अगर इस नंबर को, जो कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हमेशा इस नंबर से कैसा होगा? छोटा होगा, आया ना? ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये थ्योरम क्या कह रही है? ये वाला जो नंबर है ये इस नीचे वाले नंबर से हमेशा कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो अगर हमारा जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और वो अगर लेस है किससे? डिनोमिनेटर से, है ना? तो न्यूमरेटर अगर लेस है डिनोमिनेटर से तो इस चीज का आंसर या तो 1 से लेस आएगा या -1 से ग्रेटर आ सकता है, आया ना? क्योंकि इसका जो सबसे छोटा आंसर आएगा वो क्या आ सकता है? -1 आ सकता है। कैसे? इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं आपसे कि कहीं पर u डॉट v का आंसर आया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए हमारे पास u की लेंथ और v की लेंथ का आंसर आया, सपोज करिए, मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि इसका आंसर सपोज करिए हमारा आया 10, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से u डॉट v का आंसर हमारा सपोज करिए -5 आया, ओके, और u डॉट v का आंसर, इनकी जो लेंथ का आंसर आया है वो कितना आया है? 10। तो अगर आप u डॉट v को इससे डिवाइड कराओ, है ना, इस टर्म को अगर आप डिवाइड कराओ, इस चीज को आप सॉल्व करो, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो आंसर ये आएगा 1/2 और ये आएगा -1/2, यही बना। यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो ये आंसर लेस देन 1 आया और ये आंसर क्या आया? ग्रेटर देन -1 आया, ठीक। अब मान लो हमारा जो u और v के आंसर ये 10 और 10 ना आकर क्या आ रहे होते? 5 और 5 आ रहे होते, इनके इक्वल ही आ रहे होते। तब हमारे आंसर क्या क्या बन सकते थे? तो हमने कहा कि u डॉट v का आंसर भी 5 आ रहा है और u की लेंथ और v के मल्टीप्लाई का आंसर भी 5 आ रहा है, तब हमारा आंसर क्या आता? 1, ठीक है। और u डॉट v का आंसर सपोज करो -5 आ रहा है, लेकिन इनकी जो लेंथ का प्रोडक्ट है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो आंसर कितना आ रहा है? 5। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है, लेंथ का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर इससे लेस तो हो नहीं सकता, तो ये नंबर तो हमेशा ग्रेटर ही होगा, तो इसका जो सबसे छोटा आंसर आ सकता है इनके डिवीजन का वो क्या हो सकता है? -1। और जो सबसे बड़ा आंसर हो सकता है वो क्या आ सकता है? 1। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर या इक्वल। इक्वल होगा तो आंसर 1 के इक्वल आएगा, और अगर ग्रेटर होगा तो आंसर 1 से लेस आएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर भी ये वाला पार्ट के कंपैरिजन में ये वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो अगर इक्वल होगा तो आंसर -1 के इक्वल ही आएगा, अदरवाइज आंसर -1 से बड़ा आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? तो इसलिए हमने ये कहा कि ये जो इनइक्वालिटी है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रोल को समझना जरूरी है। हमने कहा u डॉट v को जब इस टर्म से डिवाइड कराते हैं तो इस चीज का जो आंसर है, तो क्योंकि ये वाला पार्ट इससे बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होने की वजह से इस चीज का सॉल्यूशन हमेशा या तो इक्वल्स टू 1 आएगा या 1 से लेस आएगा, या ग्रेटर -1 से आएगा, या उसके इक्वल भी आ सकता है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो, ठीक। अब इस सिचुएशन को हमने सोचा कि ये जो सिचुएशन है ये कौन सा एंगल ऐसा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाइड करता होगा। तो हमने कहा वो सेटिस्फाइड करेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेटिस्फाइड कर देगा जिसमें जो 0 के इक्वल रखे जाने पर
थीटा की वैल्यू π/2 देगा हमें। कौन सा वाला हो सकता है वो? तो हमने कहा वो कॉस हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। अगर कॉस थीटा 0 के इक्वल होगा तो कॉस ये 0 को क्या लिख सकते हैं? कॉस π/2। तो उस केस में थीटा किसके इक्वल होगा? π/2 के इक्वल होगा। क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर ये थीटा π/2 हुआ, ठीक है, तो कॉस थीटा 0 के इक्वल होगा, और कॉस थीटा अगर 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब u डॉट वी 0 रहा होगा। क्या रहा होगा? u डॉट वी 0 रहा होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी इसमें? तो आंसर हाँ हो जाएगी। एक बार फिर से समझो, u डॉट वी अगर 0 है, ठीक है, तो किसका आंसर 0 होगा? कॉस थीटा का आंसर 0 होगा। और कॉस थीटा का आंसर अगर 0 है तो ये दिखाएगा कि वहां पर एंगल कितना रहा होगा? 90 डिग्री का। यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या रहे होंगे? परपेंडिकुलर, यानी वो दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। तो हमने जब ये वाली कंडीशन देखी तो हमें दो बातें नजर आई। पहली बात तो ये कि एक तो कॉस थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हमेशा के लिए याद रखो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1। ठीक है, और इनके बीच में वैल्यू लाई करती है। तो एक तो कॉस थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा, कॉस थीटा और किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? हमने कहा अगर हमारा u डॉट वी 0 हो जाए तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और अगर कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो वहां पर एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि u डॉट वी 0 तभी होगा जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो हमने कहा ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन सी कंडीशन को? कि u डॉट वी 0 के इक्वल जब हो जाएगा, u डॉट वी जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी cos थीटा क्या हो चुका होगा? 0, और थीटा क्या होगा? π/2। और ये कंडीशन ही सबसे परफेक्ट कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि हमें चाहिए भी यही कि दो वेक्टर 0 तभी हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो ये वाली कंडीशन को भी cos थीटा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टर्म है और इस वाले टर्म को जब आप कंपेयर कराओगे तो ये दोनों टर्म तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यानी कि ये किसके इक्वल रहा होगा? इसके। इसलिए ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। अब एक बार फिर से, cos थीटा इस क्वांटिटी के इक्वल कैसे लिखा आपने? जो फॉर्मूला आपने यहां पर लिख दिया था कि cos थीटा ये होता है, कैसे लिखा? तो मैंने कहा कि ये स्वार्ट्ज थ्योरम से अगर हम देखें तो u डॉट वी लेस होता है या इक्वल भी हो सकता है u और v की लेंथ के प्रोडक्ट के। करेक्ट। अब ये टर्म उठाकर नीचे लेकर आया तो मैंने कहा ये लेस देन 1 होगा या इक्वल हो सकता है 1 के, और सबसे और या -1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड होंगी। ये इनइक्वालिटी स्वार्ट्ज थ्योरम कहलाती है। ये स्वार्ट्ज की इनइक्वालिटी थ्योरम है। ओके, इनइक्वालिटी थ्योरम। अब मैंने कहा ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कौन सा एंगल सेटिस्फाइड करता है? तो पहली बात तो ये कि cos थीटा भी ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 cos थीटा होता है। तो अब अगर हम कंपेयर कराएं तो कंपेयर कराने पर cos थीटा इसके इक्वल बनता है। ये तो एक बात हो गई, ये तो कंपैरिजन से फॉर्मूला बना। दूसरा, हमने कहा कि जो हमारी वेक्टर की जो प्रीवियस जो हमने स्टडी की है, क्या वो सारी स्टडी को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी अगर मैं यहाँ cos थीटा ले लूँ? क्योंकि किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि sin थीटा भी तो इसी कंडीशन को दिखाता है, हाँ या ना? sin थीटा भी तो इसी कंडीशन को दिखाता है, तो फिर आपने sin थीटा से कंपेयर क्यों नहीं करा लिया इसको? तो हमने कहा कि देखो, अगर u डॉट वी 0 हो जाता, ठीक है, और अगर मान लो हमने इसे cos थीटा के इक्वल लिख लिया, इस चीज को हमने किसके इक्वल लिख लिया? cos थीटा के। तो अगर हमारा u डॉट वी 0 होगा, यानी वो दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर रहे होंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो u डॉट वी 0 हो जाने पर, cos थीटा 0 रखने पर यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 आती है, जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि u डॉट वी 0 तभी होगा जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, लेकिन sin थीटा रखने पर ये आंसर 0 के इक्वल हो जाता, आया ना? तो वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होती नहीं, ऑर्थोगोनल वेक्टर की जो हमने डेफिनेशन बनाई थी वो तो रॉन्ग हो जाती। तो इसलिए हमने कहा कि वहाँ sin थीटा ना लेकर क्या लिया जाएगा? cos थीटा लिया जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। ये समझ आया? ओके, अब आप दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकालना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर पर कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट किया जाता है, इस बात का क्या मतलब है, इसका प्रोजेक्शन से क्या लेना देना है?
तो देखो, जैसे मान लो ये कोई एक वेक्टर है v वेक्टर और ये कोई एक वेक्टर है u वेक्टर, और हम चाहते हैं कि u वेक्टर v वेक्टर की डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए। प्रोजेक्ट कर दिया मतलब u को हम लाए और यहाँ पर लेकर आ गए, तो हम क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, u को v की डायरेक्शन में लिखना क्या कहलाएगा, u का प्रोजेक्शन किस पर, v वेक्टर पर। ठीक है, समझ आ गया। अगर इसी तरह से मान लो ये v वेक्टर है और ये u वेक्टर है, तो अगर मैं v वेक्टर को यहाँ से u वेक्टर की डायरेक्शन में लेकर चले जाऊँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं v वेक्टर का प्रोजेक्शन करा रहा हूँ किस में, u वेक्टर पर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ आ गया। तो अब हम ये करा कैसे सकते हैं, तो हमने कहा u वेक्टर को अगर v की डायरेक्शन में, या v वेक्टर को हम कहें कि u वेक्टर को v पर प्रोजेक्ट कराना है आपको, तो हमें इस डायरेक्शन में क्या चाहिए होगा, u का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और उसकी डायरेक्शन चाहिए होगी। दो चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या चाहिए होगा, एक तो यहाँ पर जब ये आएगा, कौन कहाँ पर आएगा, जब ये u यहाँ आ जाएगा तो उसके पास दो चीज़ें होंगी, क्योंकि वो वेक्टर है तो उसके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो सपोज करो ये जब ये u वेक्टर यहाँ आ गया तो ये कुछ u स्टार वेक्टर बन गया। अब ये जो u स्टार वेक्टर है इसके पास दो चीज़ें होंगी, क्या क्या, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। अब ये जो u स्टार वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हमने कहा कि ये जो u स्टार वेक्टर है ये दरअसल u वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल रहा होगा, हाँ या ना। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है u cos थीटा, है ना, ये अगर u वेक्टर है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कौन सा, u cos थीटा इस डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा कौन सा, u sin थीटा। ये आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और अगर u है तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। लेकिन हम तो v की डायरेक्शन में इसको लेकर आ रहे हैं ना, तो हमें तो किससे लेना देना है, इस वेक्टर से, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, u cos थीटा के इक्वल है। इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, u cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना ये जो u है, ये u क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ u। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है u, और साथ में क्या चल रहा है, cos थीटा चल रहा है। और डायरेक्शन कौन सी लगेगी, तो आंसर है इस वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो v वेक्टर की डायरेक्शन है। और v वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, तो आंसर है v का यूनिट वेक्टर, है ना, v का क्या लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर। अब u ऐसे ही ठीक है, cos थीटा को हम लोग बताओ क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u इंटू वी, है ना, क्या लिख सकते हैं, u इंटू वी अपॉन में u वेक्टर की लेंथ, है ना, और इंटू वी वेक्टर की लेंथ, और इनटू में क्या चल रहा है, वी वेक्टर की डायरेक्शन। वी वेक्टर की डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब वी अपॉन में वी वेक्टर का लेंथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, जब मैंने ये u cos थीटा लिखा है तो u cos थीटा का मतलब ये बेसिकली उसकी लेंथ है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब फिर से समझो, u वेक्टर का v वेक्टर पर प्रोजेक्शन कराने का मतलब समझ आ गया। u वेक्टर को v पर प्रोजेक्ट करा रहे हैं, यानी कि u वेक्टर को हम वहां से रोटेट करके यहाँ लेकर आ गए, या हम इसको बिना रोटेट कराए हुए भी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि u वेक्टर वहीं पर है, बट उसका इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड u cos थीटा के इक्वल होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि u वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता है, u cos थीटा, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने जो u cos थीटा लिखा है, मैं ये u क्या है, इस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है u। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ये वेक्टर है और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या इसको आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लेंथ की फॉर्म में लिख लो ये। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड होगा उसका। और डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हमने कहा डायरेक्शन वी वेक्टर की डायरेक्शन में आ चुका है वो, जब यहाँ आया तो करेक्ट। तो वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है यूनिट वेक्टर। इस वी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दिया जाए, और वो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो वेक्टर अपॉन वेक्टर की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप फिर से देखो, u की लेंथ, cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, u इंटू वी, यू की लेंथ मल्टीप्लाई बाय v की लेंथ, और v का कैप किसके इक्वल होगा, v वेक्टर अपॉन v का लेंथ। अब इस u की लेंथ से इस u की लेंथ को कैंसिल कर दो, तो क्या बच जाएगा, u डॉट v, ठीक है, और अपॉन में v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा,
या मैं कहूँ v की लेंथ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, करेक्ट। और इनटू में क्या चल रहा है, v। ये हमारा वेक्टर बनेगा u स्टार। और ये जो u स्टार वेक्टर है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v। क्या हमने क्या किया, u का प्रोजेक्शन करा दिया है v पर। और इसको सॉल्व करने पर, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लिखने पर, सॉल्व होकर हमारा आंसर किसके इक्वल बना, u डॉट v अपॉन v की लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v वेक्टर। ठीक है, ये बना है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके, अब एक बार फिर से स्टार्टिंग से, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो आंसर है कि अगर कोई ये u वेक्टर है और ये एक v वेक्टर है, तो हम u वेक्टर को v वेक्टर पर प्रोजेक्ट करा रहे हैं, का मतलब u वेक्टर को हम लिख रहे हैं v वेक्टर की डायरेक्शन में, या u वेक्टर को लेकर आ रहे हैं v वेक्टर की डायरेक्शन में। जब ये u वेक्टर v वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा, जब हम इसको यहाँ प्रोजेक्ट कराएंगे, तब इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो इसका वही होगा जो यहां पर था। अब यहां पर मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में क्या रहा होगा, तो हमने कहा इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कौन सा रहा होगा, u cos थीटा, वो यहां लिख लिया। और डायरेक्शन कौन सी रही होगी, तो हमने कहा ये v की डायरेक्शन में लेकर आए हैं, तो v की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या रहा होगा, v कैप। v कैप को ये लिख सकते हैं और ये साथ में चल रहा था। और cos थीटा का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो आपने यहाँ लिख दिया। u से u कैंसिल हुआ, ये बचा, और ये v और v मल्टीप्लाई होकर v का स्क्वायर आ गया, v की लेंथ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास ये एक नया वेक्टर आ गया u स्टार। ये u स्टार जो है ये u वेक्टर का प्रोजेक्शन को दिखाएगा, किस पर, v वेक्टर को। ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया इस तरह का, जिसमें आपको बोला कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन कराओ। u वेक्टर का v वेक्टर पर प्रोजेक्शन कराना है। तो कैसे कराते हैं किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो आंसर है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर u ऑन v किसके इक्वल होगा, तो आंसर है ये इक्वल होगा u वेक्टर इंटू v डॉट v वेक्टर अपॉन v वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v वेक्टर। ठीक है, अब u डॉट v कराओ, कितना आएगा, 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, ये u डॉट v निकल जाएगा। और v की लेंथ का स्क्वायर कराओ, इसका स्क्वायर कराइए, कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, और इनटू में v वेक्टर हमारा ये चल रहा है 2 4 5। ठीक है, तो u डॉट v लिख दिया और v के लेंथ का स्क्वायर कर दिया। अब इसका सॉल्व करो, इसको दो, कितना बनेगा, ये बनेगा 2, ये 8 और ये 15 है ना, ये कितना बनेगा 15 और 2, 15 और 2 17, 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना आएगा 9। ठीक है, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 और 16 20, 20 और 25 रूट 45, रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा, तो बेसिकली 45 बचेगा। और साथ में क्या चल रहा होगा 2 4 5 ये वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा प्रोजेक्शन किसका, u वेक्टर का, किस पर, v वेक्टर पर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन निकालना आ गया, किसी भी वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना समझ में आ गया, कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो अब इसमें इस बात का ध्यान रखना कि जब आप u वेक्टर को प्रोजेक्ट करा रहे हो किस पर, v वेक्टर पर, तब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और तब उसको हम कहेंगे u डॉट v अपॉन v की लेंथ का स्क्वायर इनटू v वेक्टर। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो, कि अगर हम v वेक्टर को प्रोजेक्ट करा रहे हो u वेक्टर पर, तब तो आंसर है प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u। जब आप कराओगे तब ये तो u डॉट v ही रहेगा, करेक्ट, लेकिन नीचे क्या आएगा, u की लेंथ का स्क्वायर और इनटू में u। ठीक है,
जिस वेक्टर पर प्रोजेक्ट करा रहे होते हैं वो आता है यहाँ पर, और उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या मैं कहूँ उसकी लेंथ का स्क्वायर आता है, ऊपर u डॉट वी ही रहता है। तो प्रोजेक्शन आप ध्यान रखना क्या, कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कि अगर मान लो ये एक v वेक्टर है और ये एक u वेक्टर है, इधर ये u वेक्टर है, तो आप इसको इस पर प्रोजेक्ट करा रहे हो जब, तो इस बात का मतलब ये है कि आप इस वेक्टर को यहाँ से आपने पकड़ा और इसको इसकी डायरेक्शन में लेकर आ गए, तो ये प्रोजेक्ट हो गया, ऐसा ही है, इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप v वेक्टर को u में प्रोजेक्ट करा रहे हो, तो जब ये वेक्टर यहाँ आया तो इसके बाद दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा इस u वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी खुद की नहीं होगी, डायरेक्शन किसकी होगी, u वेक्टर की डायरेक्शन। तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा u cos थीटा। ध्यान रखना ये यहाँ पर था ना, अब इसका ये कंपोनेंट इधर इस डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा, v cos थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड का काम करेगा, और इसकी डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन इसकी रहेगी ऐसे। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v वेक्टर cos थीटा को क्या लिख रहे होगे बताओ, तो आप लिखोगे u इंटू वी, क्या लिख दोगे इसको, u इंटू वी, u इंटू वी। ठीक है, और अपॉन में क्या, u का मैग्नीट्यूड, या मैं कहूँ u की लेंथ इंटू v की लेंथ, सही है, और इंटू में क्या चल रहा होगा u, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में u कैप चल रहा होगा, बेसिकली क्या चल रहा होगा, u कैप, और u डॉट v ऐसे ही लिखोगे, और यहाँ पर u का मैग्नीट्यूड, और एक यहाँ पर भी आप जब इस कैप को सॉल्व करोगे तो इनटू में क्या आएगा, u अपॉन u का मैग्नीट्यूड, या मैं कहूँ u की लेंथ। तो ये टर्म पूरा सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, u डॉट v अपॉन u की लेंथ का स्क्वायर इनटू में u। ये क्या बन गया, तो हमने कहा हमने प्रोजेक्ट कराया है किसको, v वेक्टर को, किस पर, u वेक्टर पर। सिंपल है। तो अगर v को अगर आप प्रोजेक्ट करा रहे हो u पर, तो v का मैग्नीट्यूड लगेगा u की डायरेक्शन में जो भी रहा होगा, और डायरेक्शन किसकी लगेगी, u वेक्टर की लगेगी, और जब सॉल्व करते हैं तो इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इनटू अनदर वेक्टर।